बीए भाग 2 के सेकंड सेमेस्टर में मैं पिछली वीडियो में प्लेटो के न्याय संबंधी विचार के परंपरावादी विचारधारा के विचारकों की बातें मैंने बतलाई थी। मैं अब उग्रवादी विचारधारा के विद्वानों की बातों को आपके सामने रखता हूँ। थ्रेसिमेकस एक ऐसा विद्वान है जो उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो थ्रेसिमेकस से पूछता है कि आप बताओ न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। तो थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ऐसा इसलिए कि शक्तिशाली वह अपने उत्कर्ष पर होता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों को अगर प्रतिबंधित किया जाए तो उसकी उत्कर्षता में खोट आएगा। जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली और तेज घोड़ा दौड़ता है, शक्ति पावर रखता है और वह अनियंत्रित ढंग से कार्य करता है, लेकिन उसको अगर सामान्य घोड़ों के साथ में नियंत्रित करके काम लिया जाए तो उपयोगी तो जरूर हो जाएगा वह, लेकिन उसकी क्षमता में हीनता आएगी। इसलिए वह शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अन्यों को शक्तिशाली बना करके कार्य करने के लिए वह प्रेरित करता है, न कि शक्तिशाली पर नियंत्रण करने के लिए। ऐसा इसलिए कि सरकार और राज्य वह सर्वोच्च सत्ता और शक्ति का केंद्र होती है। सरकारें अपने आदेशों का पालन जन समुदाय से कराती हैं, अपने द्वारा या अपने कर्मचारियों के द्वारा अपने नियमों का पालन कराती हैं। और लोग नियम इसलिए पालन करते हैं क्योंकि वह उतने शक्तिशाली नहीं हैं कि उसका प्रतिकार कर सकें। और थ्रेसिमेकस का मानना यह है कि फोस्टर लिखते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बातों को अच्छी तरीके से अन्यों पर शासन करके मनवा सकता है और उसके आदेशों के पालन में ही उसकी भलाई है। इस तरह से प्लेटो थ्रेसिमेकस के विचार को जानता है। दूसरी बात, थ्रेसिमेकस ये कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति अधिक सुखी होता है। सुख का प्लेटो कहते हैं कि अन्याय न्याय से कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही शक्तिशाली का हित ही न्याय है। प्लेटो का कहना है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य के समाज के उत्कर्ष के लिए करना चाहिए, न कि वह अपनी अनैतिक इच्छाओं का अत्याचारपूर्ण ढंग से पालन कराने के लिए। यदि समाज में न्याय की स्थापना होनी है तो फिर अन्याय की समाप्ति आवश्यक है। अन्याय करने वाला व्यक्ति क्षणिक रूप से सुखी हो सकता है, लेकिन वह न्यायपूर्ण होने पर समाज के साथ अनेक लाभों का प्राप्ति कर सकता है। अन्याय क्षणिक होता है और न्याय अस्थायी है। न्याय के द्वारा जिस उत्कर्ष को प्राप्त किया जाएगा वह संपूर्ण समाज के लिए हितकर होगा। अन्याय किसी एक व्यक्ति विशेष के हित के लिए हो सकता है। राज्य के कानूनों का पालन, आदेशों का पालन, सरकार के आदेशों का पालन जनता इसलिए नहीं करती कि वह उससे डरती है। जनता ऐसे आदेशों का पालन इसलिए करती है क्योंकि वह पालन में अपना हित समझती है। देश और समाज का उत्कर्ष उसमें निहित है। जब संपूर्ण का हित होगा तो चूंकि जनता या व्यक्ति उस समाज का, राज्य का घटक है, तो समाज के हित में उसका भी हित चरितार्थ होगा।
इस तरह से प्लेटो यह कहता है कि थ्रेसिमेकस का यह विचारधारा अनैतिक और अन्यायपूर्ण विचारधारा है। यह कभी भी न्यायिक नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय आत्मा का गुण है, बाह्य नहीं। थ्रेसिमेकस इसको बाह्य गुण के रूप में मानता है। आगे मैं व्यवहारवादी विचारधारा के व्यक्तित्व को मैं बतलाता हूँ। अब हम थ्रेसिमेकस के मत्स्य न्याय माइट इज राइट के सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं। ग्लांकन एक व्यवहारवादी विचारक था। वो कहता है कि जब प्लेटो कहता है कि न्याय है क्या, आप बताइए, तो ग्लांकन कहता है न्याय भय की संतान है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, भय की संतान है। और शक्तिशाली से निर्बल व्यक्तियों का एक तरह से समझौता होता है कि सभी निर्बल व्यक्ति और सभी शक्तिशाली व्यक्ति आपस में समझौता क्यों करते हैं, इसका तो वह उदाहरण नहीं देता, लेकिन यह बतलाता है कि यह सभी के लिए हितकर है, क्योंकि शक्तिशाली और निर्बलों में संघर्ष संभव है और इस संघर्ष से बचने के लिए सभी यह तय करते हैं ना अन्याय करेंगे ना अन्याय करने देंगे। इस तरह से एक समझौता होता है, क्योंकि इन्हें भय, निर्बलों को यह भय रहता है कि हमारे ऊपर अन्याय होगी और उसके लिए हमें प्रतिकार करना होगा। यदि व्यक्तिगत प्रतिकार होगा तो शक्तिशाली के द्वारा दमन का शिकार होना होगा। इसलिए सामूहिक प्रतिकार और सामूहिक दमन के संघर्ष से बचने के लिए समझौतावादी विचार यह देता है और कहता है कि समाज का एक अपना अलग। ग्लांकन कहता है कि न्याय दुर्बलों के लिए है, उसके लिए आवश्यक है। वह शक्तिशालियों के अन्याय से रक्षा के लिए उसने न्याय का पक्ष लिया, शरण लिया है और उसी से उनके समुदाय की, उनकी रक्षा होती है। न्याय पूर्ण समाज की स्थापना तब होती है जब सामूहिक रूप से यह निर्णय ले लेते हैं कि ना तो अन्याय करेंगे ना अन्याय करने देंगे। इस तरह से सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया को एक व्यवस्थित राजनीतिक ढांचा प्रदान किया जाता है। इसी को आगे चल करके समझौतावादी विचारक हाब्सबर्ग, रूसो आदि ने आगे बढ़ाया और लेकिन प्रथम समझौता का सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होता है जो ग्लांकन करता है। प्लेटो इसका खंडन करता है, कहता है न्याय भय की संतान नहीं हो सकती। न्याय आत्मा का गुण है और वह स्व अनुभव और अपने स्वभाव में निहित है, क्योंकि यदि भय से न्याय की स्थापना होगी तो वह चिरस्थायी नहीं हो सकती, क्षणिक होगी। कोई भी व्यवस्था भय के आधार पर स्थायी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि क्लास में हम इतने छात्रों के साथ बैठे हुए हैं, सारे छात्र एक साथ हैं, इधर आधे से इस तरफ छात्र और दूसरी तरफ छात्राएं। कोई आतंकवादी आए और अपना राइफल लगा दे कि आप लोग हाथ ऊपर खड़े कर लो और या खड़े हो जाओ ऊपर हाथ करके, नहीं तो सभी गोली मार देंगे। एक क्षण के लिए तो सभी लोग डर के मारे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि वह चला गया तो चले जाने के बाद तो फिर ऐसे नहीं रहेंगे लोग। कहने का मतलब कि भय के कारण एक क्षण के लिए उसकी बात को लोग मान सकते हैं आत्मरक्षा के लिए,
परंतु वह स्थायी नहीं होगी। अस्थायी वो होगी जो आत्मा की आवाज़ या उसके विवेक के आवाज़ से निकलेगी। जैसे हम सभी शिक्षक गण छात्रों को, आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोग आसानी से पढ़ते हैं। आपको जो हम बताते हैं उसके अनुसार आप उस तरह दिनचर्या और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया तय करते हैं। हमारे सिद्धांत, हमारे व्यवहार, आप लोगों को शिक्षा देने की प्रक्रिया, जिस तरह से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उसके अनुसार आपके बीच में एक अनुशासन स्वतः ही उत्पन्न होता है। आपको कहना नहीं पड़ता कि क्लास इतने बजे से शुरू हो रहा है तो हम आकर के बैठें और पढ़ें। आप स्वयं अपने सीट पर आते हैं, पढ़ते हैं, जो आवश्यक समझते हैं नोट बना लेते हैं, जो आपको आवश्यक समझ में नहीं आता वो पूछ लेते हैं। एक अनुशासन बनता है। तो यह अनुशासन भय के कारण नहीं, ये आवश्यकता और एक आचरण संस्कार के कारण होता है। तो यह स्वभाव में निहित होता है कि छात्र अपने गुरुजन को सम्मान प्रदान करे और गुरुजन अपने छात्रों को पुत्रवत प्रेम करते हुए या पुत्रीवत प्रेम करते हुए उसे शिक्षा, उत्तम से उत्तम शिक्षा प्रदान करे। इस तरह से एक अनुसार प्लेटो कहता है कि न्याय आत्मा की वस्तु है। वह आत्मा के गुणों के अनुसार वह उत्पन्न होती है और विकसित होती है। इसलिए न्याय भय की संतान नहीं हो सकती और ना ही भय के द्वारा किसी समाज की या किसी व्यवस्था की स्थापना हो ही सकती है। ग्लामकन कहता है कि न्याय कृत्रिम है, अस्थायी है। निर्बलों या गरीबों की आवश्यकता के अनुसार न्याय की व्यवस्था बनाई जाती है और बाद में वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि न्याय जो है वह कमज़ोर व्यक्तियों के हित के लिए निर्मित किया गया है। एक सिस्टम, एक व्यवस्था होता है। प्लेटो इसका खंडन करता है, कहता है कि न्याय की व्यवस्था इसलिए नहीं होती कि एक क्षणिक लाभ जो है लाभ प्राप्त किया जाए या क्षणिक एक गरीब या तबकों के लिए या कमज़ोर वर्गों के हित के लिए न्याय की स्थापना की जाए, बल्कि न्याय की व्यवस्था इसलिए होती है कि वह आत्मा का गुण है और जो जिसके लिए उपयुक्त है उसे वह प्राप्त होना चाहिए, और वह तभी प्राप्त होगा जब अन्य उसके प्राप्य को हरण नहीं करेंगे, उसके अधिकार, उसके क्षेत्र पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी प्राप्त हो सकता है। इसलिए न्याय कमज़ोर वर्गों का नहीं बल्कि समाज के सबल वर्गों का वह एक व्यवस्था है, अधिकार है। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य का आत्मा और न्याय राज्य, ये सब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य आत्मा का बृहद रूप है और न्याय आत्मा का गुण है। अब जिससे राज्य में अत्यधिक लाभ अर्जन करे और हर व्यक्ति उस राज्य के प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठा करके वह अपने उत्कर्ष को प्राप्त करे, अर्थात सभी का सर्वांगीण विकास हो। न्याय सामाजिक ढांचे को उच्चतम बनाने के लिए होता है, ना कि उसे विनष्ट करने के लिए। इसलिए न्याय जीवन का एक आत्मीय प्रकृति है, प्राकृतिक गुण है कि वह समाज में व्यक्ति को स्थापित करता है, और जब व्यक्ति स्थापित होता है तो व्यक्ति की जो आत्मीयता है या उसके आत्मा का गुण है वह विकसित होता है समाज के रूप में। समाज के अनेक व्यक्ति उसके गुणों से प्रभावित होते हैं, उससे एक समाज का जो आचरण है वह सद्गुणी बन जाता है और उससे राज्य का निर्माण होता है। तो
नीचे से ऊपर, व्यक्ति से समाज और समाज से राज्य का निर्माण होता है, ये उसके विचारों में निहित है। आगे चल करके इसी को अरस्तु ने व्याख्या में, राज्य की व्याख्या में बतलाया है। यही उसका सबसे बढ़िया विचार है, जहाँ से अरस्तु ने प्लेटो के इस विचारधारा को सूत्र के रूप में ग्रहण किया था। इस तरह से प्लेटो ने अपने पूर्व के विचारक सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लांकन, इन सब के विचारों का खंडन कर देता है और खंडन करने के बाद फिर वह अपने विचार को सुकरात के मुख से अभिभाषण करवाता है। वो न्याय की प्रक्रिया मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। हाँ, वीडियो को यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो भी हमारे सिस्टम में जो वीडियो आएंगे या इस कोर्स के एक एक करके जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ऑनलाइन एक तरह से क्लासेज आपको मिलते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो जहाँ समझ में ना आए, यदि आप उसे कमेंट में लिखेंगे तो फिर आगे मैं उसके बारे में आपको डिटेल दे सकूँगा। धन्यवाद।